अच्छा, आपकी पतंगबाजी से मुझे एक बात याद आई। मैं छोटा था तो एक दफ़ा मुझे भी शौक था काफ़ी पतंगबाजी का, तो देखा कि जी काइट्स उड़ रही हैं, तो वालिद साहब ने कहीं काम भेजा मुझे कि आप ज़रा ये काम करके आएँ। तो मैं निकला हूँ, उनको देखते 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 काफ़ी मैं दूर निकल गया। तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ घर। तो वालिद साहब ने पूछा, जी कहाँ थे आप? मैंने कहा यहीं था, जो नॉर्मली जवाब होता है जी, यही जब ना बताना हो कि कहाँ थे। मैं कहा जी यहीं था। तो फिर उनके हाथ में एक कैंची थी, ठीक है, वो उन्होंने उल्टी पकड़ी तो उसके साथ मेरी ऐसी पिटाई की कि मुझे आज तक नहीं वो भूलती फिर वो। उन्होंने ये बताया कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ कैंची थी। उन्होंने बताया कि कैंची से और भी काम हो सकते हैं। कैंची की शक्तियों का गलत इस्तेमाल। तो ये डिस्कशन हमारी चलती रहेगी। वेलकम करते हैं हमारे व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स, नफ़ा नुकसान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आप इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं कि इसमें हम एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं और शॉर्ट फिल्म के बाद हम उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो आज की हमारी शॉर्ट फिल्म का नाम है जुर्रत, और इसके अलावा हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे कि सेकुलर एनवायरनमेंट में रहते हुए हम किस तरह से अपनी शनाख्त को बतौर मसीही दूसरों के ऊपर अयां कर सकते हैं। और हमारे पास इस वक्त हमारी शॉर्ट फिल्म जुर्रत की कास्ट मौजूद है। नसीब हमारे साथ मौजूद हैं और सर नॉरिस एडगर मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदा उनका बड़ा शुक्र। रास्ते में आते हुए किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, खुदा उनका शुक्र है, ठीक प्रेज़ द ठाक लॉर्ड। पहुंचे। तो अच्छा, मैं शॉर्ट फिल्म के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपका ताल्लुक जो है वो सेल्स के साथ रहा है और मार्केटिंग के साथ रहा है। हाँ जी। तो एक्टिंग के इस अपॉर्चुनिटी में कैसे आना हुआ और आपको ये कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का? बेसिकली इट वाज नॉट ओनली अ लिटिल बिट, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी मेरे लिए थोड़ा जिसे कहते हैं कि डिफरेंट था। मुश्किल था। उसकी वजह ये है कि फिल्में चलाना फ़र्क चीज़ है, उसका हिस्सा बनना फ़र्क चीज़ है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले जो होते हैं, वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, फिल्में thank you so चलाना much। और फिल्में बनाना। तो उसमें ये है कि मुश्किल था जब आप बिल्कुल कंसाइज होके फोकस इनटू वन कैरेक्टर एंड टू वन प्लेस, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको पता है कि गंजे को कंगी बेच आना एंड सो ऑन, ये जी, चलता जी। है। तो इसमें मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन के मुताबिक उसके एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। को जी बना के रखना, फिर डायलॉग्स को याद करना, उनको बोलना, इट्स ऑलवेज टफ थिंग। मेरा ख्याल है कि आज के बाद मैं तमाम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो इस चीज़ का हिस्सा रहे। अच्छा, नसीब आप बताइए कि एक्टिंग की तरफ कैसे स्विच किया आप? बस खुरम भाई ये समझ लें कि एक लीप ऑफ फेथ टाइप की एक चीज़ थी, क्योंकि प्रोफेशन जो मेरा था वो बेसिकली मेडिकल था। मेडिकल में मैंने बीएस किया हुआ था, राइट। तो अपनी फील्ड में मैंने तकरीबन 2-1 साल काम किया, और उसके बाद मुझे जो है एक अपने पैशन को फॉलो करने का एक जुनून सा आया। तो मैंने अपनी जो है वो फील्ड फिर चेंज कर ली, मीडिया की तरफ रुजू किया कि आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको पता है, कि जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आज के टेक्नोलॉजी के तो मेडिकल ज़माने में। वाले तो अक्सर मेडिकल में ही रहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि वो आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं था, आपका यही था। कहा जा सकता है ना? कहा जा सकता है, फैमिली एंड पीयर हुँ। प्रेशर्स की वजह से। जी, जी, जी। तो लेकिन बस कहते हैं कि जब कोई कॉलिंग आपको होती है तो फिर वहाँ आप खुद ही चले जाते हो, और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। दैट्स ग्रेट, गॉड मेक्स द वे। खुदा ने कहाँ ले जाना है वो हमें लेके जाता है। तो इस डिस्कशन को हम यूं ही जारी रखेंगे, सर नॉरिस और नसीब। अब भी थोड़ा सा ताकि फ़न बरकरार रहे तो एक गेम सेगमेंट है हमारे पास। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने गेम सेगमेंट की तरफ। ले जी, गेम के प्रॉप्स हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास ये एक बॉल है जिसके अंदर कुछ नीली पीली पर्चियाँ हैं, चिट्स हैं, और इसके अलावा हेडफोन्स हैं, मार्शमेलोज़ हैं। खाने का शौकीन कौन-कौन है आप में से? जी लाहौर के हों और बहुत खाने के शौकीन ना हों। हमारे एक दोस्त है, वो कहा करते हैं कि अद्धा लाहौर पका रहा है
ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपनी खान ली राइट जी। तो अभी मेरा ख्याल है ये बॉल मैं आपकी तरफ पास करूंगा, इसमें से आप एक शीट उठाएंगे और मुझे देंगे, देन उसमें लिखी होगी कि कौन सी गेम हम खेल रहे हैं। तो देखिए नसीब आप करेंगे या सर नॉरिस करेंगे? मेरे ख्याल से मैं सर को देता हूँ। सर एक शीट खोल आपने लें। खोलनी नहीं है, इसको मैं सर ही को दे। खोलूंगा और फिर आपको बताऊंगा। प्लीज मुझे दे दें। थैंक यू सो मच। ले जी, क्या लिखा है? वाह जी वाह, ये तो बड़ी मज़ेदार है, मेरी फेवरेट गेम है। एक्टिंग के शोबे में आप अभी अभी दाखिल हुए हैं और उसी के ताल्लुक से एक गेम आ गई है। मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगा, ठीक है? तो उस डायलॉग का इमोशन भी मैं आपको बताऊंगा कि उसे किस इमोशन में बोलना है। मे बी वो एक्चुअल जो उसका इमोशन है वो ना हो, कुछ डिफरेंट हो, तो उसको आपने उसी इमोशन में बोलना होगा। तो आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी। राइट जी, शुरू करते हैं हम इनसे, नसीब से। नसीब, ये है डायलॉग है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसको आपने क्राइंग इमोशन में गाना है, गाना नहीं है, बोलना है। अच्छा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, खजूर में रोते अटका, हुए इसको बोलना। रोते हुए बोलना है आपने। ओके, आंसू 2 आने चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। आंसू आए। ओके। आसमान से गिरा खजूर में अटका। Was it good? I'm sorry, I आंसू tried. नहीं, Okay. आंसू नहीं मुझे नजर आए। नहीं वो कान से निकले थे। चले वो सर को नजर आया, मैं लेकिन मान कान मैं से मान नहीं, लेता हूँ सर को आप, वो मुझे मैं आपकी दिखाई बात दे। मान लेता हूँ, आप पे यकीन है मुझे। सर नॉरिस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डायलॉग जी, वक्त सबका आता है मगर कुछ होता नहीं है। इसको हंसते हुए कहना है। वक्त सबका आता है मगर कुछ होता नहीं है। वक्त तो भैया सबका आता है लेकिन कुछ नहीं होता। आप तो बहुत कमाल हैं जी। Nice. मुझे तो लग रहा है कि आप मतलब बचपन से ही एक्टिंग करते रहे, इतना जबरदस्त आपने बोला। वो एक्टिंग तो होती है ना, वो बताया था ना आपको जी, कि जी, फिल्में जी। चलती फर्क है। गंजे को कंघी बेचते। राइट, बहुत मजा आ रहा है जी। जी नसीब भाई, आपकी तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट डायलॉग है, तुम बातें बहुत करते हो भाई, थोड़ा काम भी कर लिया करो। इसको बोलना है आपने रोबोटिक स्टाइल में। रोबोट को बोलते देखा ना? जी, तुम बातें बहुत करते हो। तुम बातें बहुत करते हो भाई, थोड़ा काम भी कर लिया करो। ओके। Your time Robotic. starts now. तुम बातें बहुत करते हो भाई, थोड़ा काम भी कर लिया करो। परम भाई। वही मैं आपको बताऊं, बातें करना ही हमारा काम है दरअसल। बिल्कुल। बातें करना भी तो काम है ना खुरम भाई। बातें करना भी काम है। वो वो देखिए भी वो एक वो, काम। वो सेल्स और मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं। वरना वकील भी वही है। वकील भी वही। बातें करना, बातें बनाना और करना, ये दोनों मुश्किल काम है। नेक्स्ट सर नॉरिस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डायलॉग है जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपने सुनी होगी, बचपन से आप स्कूल में सुना होगा। इसको आपने एंग्री इमोशन में बोलना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह वाह। थोड़ा और गुस्सा डाल। मजीद गुस्सा पड़ेगा तो अपना रोना निकल जाएगा। आंगन को मजीद टेढ़ा गिरे ताकि आपको और गुस्सा। नीचे ना गिर जाए ना, आंगन टेढ़ा ज्यादा ना हो गया। जी नसीब भाई और सर नॉरिस, बहुत अच्छे तरीके से आपने उन डायलॉग्स को अदा किया है और आपकी एक्टिंग यहाँ पे तो मैंने देख ली है, बहुत बहुत एंजॉय किया है। अभी हम शॉर्ट फिल्म जुर्रत में देखते हैं आपकी एक्टिंग का जौहर के वहाँ पे आपने किस तरह से किया है। तो चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं जुर्रत का फर्स्ट हाफ। हेलो जी, शायद साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारी
बोर्ड मीटिंग होगी, मैं भी यही सोच रहा था कि उसमें हम इस बात को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें फिर आपसे जब कल मुलाकात होती है तो फिर इस पे मज़ीद बात करेंगे, ठीक है? ओके। हेलो, जी कौन? जी प्रोफेसर साहब, मेल तो आपको मिल गई होगी। लेकिन आप हैं कौन और ये किस किस्म की ईमेल आपने की? आपको इल्म भी है कि क्या लिखा है आपने इस ईमेल में? देखो, तुम्हारी और तुम्हारे इदारे की भलाई इसी में है कि तुम्हें जितना बोला गया है तुम उतना करो, और ये काम करने के लिए तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। ये ऑर्डर है और इस बात को तुम जितना जल्द समझ जाओगे इसी में तुम्हारी भलाई होगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों? हेलो? हेलो? आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमेशा हर आजमाइश में हमारे साथ रहता है और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। तेरे होते हुए हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आमीन। ओके जी, ये फर्स्ट हाफ को देखने के बाद तो मैं आपको प्रोफेसर साहब कहूँगा और आपको चेयरमैन साहब कहूँगा। ठीक है जी? ठीक मैं है कह जी। सकता हूँ आपको? नहीं बिल्कुल क्योंकि कह सकते हैं। वाकई आप वहाँ पे चेयरमैन लग रहे थे। अच्छा, आप थैंक यू। जिस अथॉरिटी से बोल रहे थे, जिस तरह बात कर रहे थे और आप प्रोफेसर लग रहे थे, तो आई एम रियली इंस्पायर्ड। कितना अच्छा आपने किया। अच्छा, मुझे आप बताइएगा नसीब भाई कि प्रोडक्शन के दौरान क्या चीज़ चैलेंजिंग आपको लगी? चैलेंजिंग तो मेरे ख़्याल से, क्योंकि सर के साथ पहली दफ़ा काम करना था, तो मैं थोड़ा-सा हेज़िटेंट था कि एक होता ही है ना कि न्यू एक्टर के साथ, को-एक्टर के साथ आपकी पहले अगर ना उस तरह से हुई हो बॉन्डिंग, तो वो थोड़ा-सा रहता है एक। तो उस चीज़ का था, बाकी इतना कोई, हाँ, टाइम मैनेजमेंट का एक काफ़ी जो था मेरे लिए पर्सनली इशू था कि 1-2 काम थे मेरे, तो उसके लिए टाइम निकाल पाना शॉर्ट फ़िल्म के लिए वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सब अच्छा हो गया। यही सवाल सर आपसे, चेयरमैन साहब। जो इन्होंने शुरू में बयान किया कि जी सर के साथ फर्स्ट था, वो मेरा तो वैसे ही फर्स्ट था। वैसे बस सो इट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, लेकिन द टॉपिक वाज सो गुड, तो अच्छा रहा। और ख़ासकर ये था कि प्रोडक्शन टीम और इनके सपोर्ट जो थी वो इतनी सपोर्टिव थी कि वो सपोर्ट दर सपोर्ट मिलती चली गई, तो कुछ कॉन्फिडेंस आई गया। जबरदस्त। वो आपकी पर्सनैलिटी भी जो है उस किरदार को और उस किरदार की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही थी और आपने निभाया भी खूब है।
तो कोई फन मोमेंट आपको याद हो ऐसा, जब शूट कर रहे थे उसमें कोई मज़ाहिया कोई बात हो गई हो या कुछ ऐसा एक्ट हो गया हो, उसके बारे में बताएंगे आप? मेरा ख्याल है जो मेरा फन मोमेंट है वो तो यही था कि बाल अब उतर गए हैं, हम्म। लेकिन देयर वाज वन टाइम कि आई वाज टोल्ड कि और कहा गया कि यार यहाँ से ना थोड़ा सा वो शाइन आ रही है, वो थोड़ा कर दो। डिस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट वो शाइन कम नहीं हुई। फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा, मैंने कहा जी आज पठान ने पॉलिश बड़ी अच्छी की है। हाँ जी, बिल्कुल हम बड़ा हंसे थे इस बात पे। वो जैसे जैसे बाल जाते हैं वो शाइन बढ़ती जाती है ना अपने बढ़ती आप। जाती। एक तो पहले बालों की शाइन होती है, उसके बाद फिर वो लेकिन उससे फिर ये भी पता चलता है कि अंदर दिमाग कितना रोशन है। रोशनी बाहर आ रही है। नसीब आपको कोई याद हो ऐसा मोमेंट? सर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी सर का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत अच्छा है, तो काफ़ी इस तरह के लतीफ़े उन्होंने सुनाए जिस तरह अभी आपके साथ जिक्र कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा है। बड़ी अच्छी बात होती है कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, और आप हर बात में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसमें हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही हमारा दूसरा हिस्सा भी मौजूद है शॉर्ट फिल्म जुर्रत का, तो मैं चाहूँगा कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम शॉर्ट फिल्म जुर्रत के दूसरे पार्ट की तरफ चलें एंड देन आगे मूव करते हैं। हाँ जॉन साहब, ये क्या माजरा है? सर माजरे की समझ तो मुझे भी नहीं आई, और इस ईमेल के आने के बाद मुझे एक कॉल भी आई थी, और वो शख्स यही कह रहा था कि अगर अपनी और इस अदारे की भलाई चाहते हो तो वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। अब ये क्या तरीका है? अब ये हमें बताएंगे कि हमने इनके निकम्मे बच्चों को कैसे ग्रेड्स देने? ये क्या गुंडागर्दी फैला रखी है? लेकिन सर जी क्या ही कर सकते हैं, अब आप खुद देखें कि ईमेल भेजने वाला भी तो सरकारी ऑफिसर ही है। और तो और कॉल में प्रोफेसर साहब को यही बोला गया है कि अगर अपनी और इदारे की भलाई चाहते हो तो जो कहा है वो करना पड़ेगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये क्लियर करें। सर जी आप खुद देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देख के ही सब कुछ करना है हमने, और अभी जो भी करना है सोच समझ के ही करना पड़ेगा। देखें सर, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। देखिए प्रोफेसर साहब, अगर कोई बंदा कॉल करके इतनी धमकियां दे सकता है और कल को तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात मानिए, जो कहा गया चुपचाप कर लेते हैं। और हम बाकी बच्चों के साथ ऐसे ज्यादती नहीं कर सकते। उन बच्चों का क्या जिन्होंने इतनी मेहनत की है। देखिए यहाँ बात हक और सच की है। प्रोफेसर साहब आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? इसमें सिर्फ आप शामिल नहीं, पूरा इदारा शामिल है। कल को कुछ होता तो हम आपके साथ सारे घसीटे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ छोटी सी बात है, ग्रेड से चेंज करने कर लें और इस बात को ख़त्म करें। देखिए मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, और मैं ऐसे किसी के दबाव में आके कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। ये तो मेरे पेशे के साथ गद्दारी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी तो समझे। सिर्फ आपका अकेले का मामला नहीं, हम सबका मामला है। आप अपना ना सोचें, हमारा भी तो कुछ सोचें। देखिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला तब्दील करूँगा। अगर खुदा ने मुझे ये मुकाम दिया है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना काम पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ करूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जो आप कर रहे सरासर बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी क्या, ये तो खुदगर्जी है। बस आप ज़्यादा बोल रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने जो फैसला लिया मैं इनके साथ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं अपना नाम बचाने के लिए, अपने इदारे का नाम बचाने के लिए किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला कर लूँगा तो आपकी सोच गलत है। लेकिन चेयरमैन साहब आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हमारे इदारे के फ्यूचर का सवाल है। मैं हरगिज़ कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से कल मुझे अपने खुदा के आगे शर्मिंदा होना पड़े। इसकी अगर रेपुटेशन ख़राब हुई तो हमारा क्या होगा? राइट, देखो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं किसी के दबाव में आके ऐसा कोई फैसला नहीं लूँगा जिससे कि इस अदारे का मेयार गिरे। ठीक है, अब आप दोनों ने फैसला ले लिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए अमजद साहब, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हमें भी आखिरत में खुदा को हिसाब देना है, और हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगा इस मसले को, मेरे भी कुछ लिंक्स हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके इस फैसले से खुश हूँ।
आप जैसे लोग हैं ही कितने को, शायद आप ये फैसला ना लेते तो मैं भी ये फैसला ना ले पाता। सो थैंक यू सो मच। नॉरिस भाई एंड नसीब भाई, क्या खूबसूरत निभाया आपने उस किरदार को, और मतलब यू वर इन टू दैट कैरेक्टर। मैं देख रहा था और फील कर रहा था कि वाकई कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और चेयरमैन बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैं वाकई एडमायर करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा काम भी करते हैं। तो खसूसी तौर पे अब जुर्रत शॉर्ट फिल्म के ऊपर आते हैं। हमने पूरा देखा है उसको। तो मुझे बताइए कि इस किरदार को निभाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? ख़ास इस जो भी उसका सिनेरियो था, जिस सिचुएशन में थे। नॉरिस भाई, आप बताइएगा प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि एक्चुअली मैं इस एक परेशानी से गुज़र चुका हूँ अपनी एजुकेशनल लाइफ में। हुँ। और उसमें ये था कि सीनियर कैम्ब्रिज किया था, इंग्लिश वाज गुड, और वहाँ से एफसी कॉलेज गए। पहले 2 साल का इकट्ठा होता था। एफए वगैरह अगर करना है तो आपने 2 साल की वो होती थी पढ़ाई। अब स्टडीज़। फर्स्ट ईयर अलग हो गया, सेकंड अलग हो गया। हुँ। तो उस वक़्त कंबाइन होता था। उसमें 2 कंबाइंड साल तो पढ़ना है पूरे फिर। 2 साल कॉलेज में भी टॉप किया इंग्लिश में। लेकिन जब ज़बरदस्त। एग्ज़ाम्स हुए तो इंग्लिश में कंपार्ट आ गई। ओह! बड़ा परेशान कि ये कैसे आ गई, ज़िंदगी में कभी नहीं फेल हुआ था। टॉपर रहे थे आप पहले। ये क्या हुआ क्या मेरे साथ? लेकिन जब ऐसे ही मैं जमा करवाने गया पेपर, तो कॉलेज गया तो वहाँ पे एक दोस्त मिला, और उसने खुद मुझे साइड पे ले जाके मुझे कहता है कि यार नॉरिस, एक चीज़ का मैंने सॉरी करनी तेरे से। मैंने कहा क्यों? क्या हुआ? कहता है यार तेरा पेपर मैंने चेंज करवाया। उसने मेरे पेपर्स चेंज करवा लिए थे पैसे दे के कि ये रोल नंबर का पेपर चेंज करना है, और वो होता क्या था कि फिक्टिशियस रोल नंबर्स लगते थे। हुँ। सो जो इसका टॉपिक था, जो इसका सारा काम था, मैं उससे गुजरा हुआ था। और वो जो प्रोफेसर साहब का कंसर्न था कि जिन्होंने मेहनत की उनके साथ क्या होगा। हुँ। लेकिन ये उस वो दौर मेरे सामने आ गया, और वो बात मेरे सामने आ गई कि हाँ, उसने मुझे कहा कि यार मुझे ये पता था तू तो जब भी आधा भी पढ़ के दे देगा पेपर तो तू पास हो पास हो जाएगा। जाएगा। लेकिन मैं आधी ज़िंदगी भी गुजार देता तो पास ना होता। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये आप कहें कि ये पार्टली उससे गुजरा हुआ था। आप वो सारी सूरत हाल को फ़ील कर सकते थे कि क्या क्या बंदा फ़ील करता है। नसीब भाई, आप बताइए, ये किरदार जो आपने प्रोफ़ेसर का इसमें निभाया है, अगर रियल लाइफ़ में आप उसी जगह पे हों, प्रोफ़ेसर की जगह हों, और सेम सिचुएशन आपके सामने हो, तो फिर किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल खुरम भाई, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, किसी किरदार को आप निभा रहे होते हो, तो एक्चुअली में आपको थोड़ी-थोड़ी वैसी फीलिंग आने भी शुरू हो जाती है। और अच्छी एक्टिंग वही है कि अगर आप जो है रियलिस्टिक में थोड़ा ऐसे लगे कि एक्टिंग नहीं हो रही तो ही अच्छी एक्टिंग है। ये मैं नोटिस कर रहा था हाँ कि जी। बड़े रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस आ रहे थे हाँ, आपके। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी प्रेशर जो है वो इस करैक्टर पे होगा, उस टाइम पे ये फ़ैसला लेना। और जैसे शॉर्ट फ़िल्म का नाम भी जुर्रत है, तो ये एक वाक़ई जुर्रत का काम था जो उसने किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये डेफ़िनेटली अ, खुदा की मर्ज़ी के बगैर या उससे जो ताकत मिलती है हमें, उसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। एक हम जो बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि हम अपने ईमान के ज़रिए से किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। तो सर नॉरिस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे मुताबिक शायद जो मैंने स्टूडेंट लाइफ आपको बताई कि उसमें एक चीज़, हम लोग हर दौर में इन प्रॉब्लम्स में से गुज़रते हैं। हर दौर में हमें एक ना एक प्रोफ़ेसर जॉन मिलते हैं, और वो जो प्रोफ़ेसर मिलते हैं वो ईमान का हिस्सा होते हैं।
जो कि कहते हैं कि नहीं, इसको जगह मिलनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हर शख्स के नज़दीक ईमान का मतलब अलग है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट है डेफिनेशन ईमान। डिफरेंट है। तो मेरे नज़दीक ये है कि यस, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सुनो, जो पढ़ो, जो करो, वो ईमानदारी के साथ अगली नस्ल और अगले शख्स तक पहुंचाओ। हो सकता है उसके किसी काम आ जाए। शेक्सपियर 17वीं सदी का है, आज तक पढ़ रहे हैं। गालिब साहब 20वीं सदी के हैं, आज तक पढ़ रहे हैं। तो हमें भी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हमारा काम किया हुआ आगे भी चले और किसी की ज़िंदगी को छुए, और अगर वो रूहानी तौर पे छू ले तो फिर तो क्या ही बात है। जी, कैसी खूबसूरत बात है कि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। तो यही सवाल जो मैंने सर नॉरिस से किया कि अपने ईमान के ज़रिए से कैसे हम ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं, यही सवाल हमने पब्लिक से भी पूछा। तो आइए देखते हैं उनका इस सवाल पर क्या जवाब था। मजबूत हमारा ईमान उस वक्त हो सकता है जब हम खुदा के लोगों के साथ रिफ़ाकत ज़्यादा रखेंगे, जब हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे, खुदा के साथ हमारा शख्सी ताल्लुक़ मजबूत होगा तो हम ईमान में तरक्की करते चले जाएंगे। और जब हम खुद सीखे हुए होंगे फिर ही दूसरों को बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं ईमान के ताल्लुक़ से। ज़रूर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा अपना ईमान मजबूत होगा तो हम दूसरों की ज़िंदगी में ईमान पैदा कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, वो किसी चीज़ में हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे तो हम उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। हमारा रवैये से हम दूसरों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। अपने ईमान से बताई जाए हुई जो चीज़ है उसमें एक तो इंसान को तसल्ली और अगले से हौसला मिलता है कि इस इंसान को अगर इसके अंदर ईमान है तो इसने दूसरे इंसान को तसल्ली दी है, तो वो इस बात पर कायम हो जाएगा कि हमें भी ईमान रखना चाहिए। हाँ जी, हम अपने मजबूत ईमान से ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे उसने बहुत मुश्किल तरीन हालात में खुदा ने, आप कह लें कि एलिया को प्रोवाइड किया, और वो बाइबल में शायद इसीलिए लिखा है कि हम भी इन्हें पढ़ें और ईमान में मजबूत रहें और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अपने अकीदे पे कायम रहें। बिल्कुल कर सकते हैं तब्दील, और करनी भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाइबल के लिहाज से की जाए तो ये बहुत अच्छा है, मतलब है कि हम दूसरों के मतलब अपने ईमान के लिहाज से दूसरों को चेंज करें, तब्दील करें, उनको अच्छे रास्ते पे लेके आएँ। जी ज़रूर, यही है हमारा मजबूत ईमान। जब हमारी ज़िंदगी में कोई काम करता है खुदा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी गवाहियाँ हैं, जब भी मैं किसी को बताता हूँ, बहुत से लोग चेंज भी हुए हैं, और बहुत से लोगों को चेंज करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस गवाही को लेके शायद चेंज हो जाएं, लेकिन जो लोग नहीं चेंज होना चाहते वो कभी भी नहीं होते। मैं देख रहा था कि हर उम्र के लोगों ने अपने व्यूज़ का इज़हार किया है, और हर किसी का एक फ़र्क ओपिनियन था इसके ऊपर कि हम किस तरह अपने ईमान के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। किसी ने कहा कि हम दुआ करके या रोज़ा रख के किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं, और किसी ने कहा कि हम अगर ख़ुद ईमान में मजबूत होंगे तो हम दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो जब लोग हमारे कैरेक्टर को देखते हैं, जब हमारे किरदार को देखते हैं कि हम मसीह यीशु के मिजाज के मुताबिक मिजाज रखते हैं, तो फिर वो उस चीज़ को जो है अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये एक अगर यीशु मसीह का पैरोकार है तो ये एक अच्छा शख्स है, तो हम भी इस तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप सर क्या कहेंगे नॉरिस सर? मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ये दुरुस्त है बात। इसकी मेन वजह ये है, एक तो इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि डेफिनेशन टू एवरी पर्सन वो उसके मुताबिक उसका ईमान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब लोगों से पूछा गया तो ये एक चीज़ बड़ी कमाल थी, किसी ने ये डिनाई नहीं किया कि ईमान नहीं होना चाहिए, किसी ने ये डिनाई नहीं किया। एक्सपीरियंस ईमान से आगे की बात की है,
किसी ने ये डिनाई नहीं किया कि ईमान नहीं होना चाहिए। एक ईमान से पीछे की भी लाइफ है, लेकिन वो जो ईमान में आ जाता है उसकी पिछली लाइफ जाती रहती है और वो नई हो जाती है, और इसलिए उसे पिछली नहीं याद। सो ईमान की डेफिनेशन बड़ी कमाल सब ने दी है। इससे मुझे डैनियल की लाइफ भी याद आ रही थी। अब डैनियल को जब हम देखते हैं तो दरअसल वो एक इब्रानी शख्स है जो एक दूसरे मुल्क में है इस वक्त। हालांकि वो एक हायर ऑफिशियल है उस मुल्क में, लेकिन वो एक बिलीवर है, ठीक है, उसका फेथ है, वो अपने फेथ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने कुछ टाइम रखा हुआ था दुआ के लिए, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे वो अपने कमरे में जाता था, खिड़की खोलता था और फिर वो खुदावंद के हजूर दुआ करता था। और वो अपनी इस रूटीन के ऊपर, अपने इस फेथ के ऊपर पूरा मजबूती से स्टिक था। हालांकि जब उसके ऊपर प्रेशर्स आए हैं, उसके खिलाफ साजिश हो रही थी ना, जो कुछ दूसरे लोग थे वो साजिश कर रहे थे कि किस तरह से हम दानियल को जो है वो फंसा सकते हैं, किस तरह से हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके बावजूद उस तक ये न्यूज़ पहुंच गई है कि अगर तुम इस अपनी रूटीन को, दुआ की रूटीन को या खुदावंद के हजूर झुकने को जारी रखोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी वो उस पे मजबूत रहा है, वो स्ट्रांग रहा है और उसने उसी तरह से दुआ की है, अपनी खिड़की को खोला है और फिर उसका रिज़ल्ट आपको पता है क्या हुआ है। हालांकि वो लोग उसको उस सारे मामले में, उस सारी साजिश में फंसाने में कामयाब हो गए, लेकिन खुदा ने उसको शेरों की मान से बचाया। एक इम्पॉसिबल काम था ना जो हुआ, आप सारे वाक़े से वाकिफ़ हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि भूखे शेर के आगे किसी शख्स को डाल दिया जाए तो वो उसे ज़िंदा छोड़ दे। लेकिन जब हम ईमान पे कायम रहते हैं तो खुदा जो है वो हमें उस इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी बाहर निकाल के ले आता है और फिर उसकी वजह से फिर बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? बिल्कुल ये सही बात है, और ना सिर्फ दानियल के जितने दोस्त थे, सदरक, मेसक, अबदनगो, इन लोगों को भी जब देखते हैं तो ये सारे दोस्त, चारों दोस्तों का ईमान राइट फ्रॉम द टाइम जब ये वहाँ गए और उस वक्त से लेके दानियल शेरों की मान से होके आता है और वो जलती हुई आग की भट्टी में से होके आते हैं। तो उनके ईमान ने किया क्या फिर फ़र्क कि बादशाह ने कहा कि जो इनके ख़िलाफ़ थे उनको शेरों के सामने फेंका जाए, और ये कहा गया कि जो इनका खुदा है वो सबका खुदा होगा और हर कोई उसको मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके ईमान के वसीले से खुदा के नाम उनके को ईमान चला के लिया। वसीला से क्या बड़ा काम हुआ। तो बेसिकली ईमान जो है उसके ऊपर कायम रहना, और इस फिल्म में भी प्रोफेसर साहब का जो कैरेक्टर था, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेरे नज़दीक दैट वाज द मेजर पार्ट, कि जिसमें उन्हें कायम रहना था, थोड़े से भी स्लिप नहीं होना था, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ेस, वो अकोमोडेशंस, वो हैं जो कि फिर लोगों के ईमान को ख़राब करती हैं। बिल्कुल सही बात। और खुदा यीशु मसीह की लाइफ को भी हम देखते हैं कि जिस पर्पज़ से वो इस दुनिया में आए थे, उन्होंने किसी भी गवर्नमेंटल प्रेशर और किसी भी पीयर प्रेशर को साइड पे रखते हुए हमेशा उस पर्पज़ को पूरा किया। और हालांकि उनको सलीबी मौत गवारा करनी पड़ी, लेकिन खुदावन के बाप के उस काम को, उस मकसद को उन्होंने इस लाइफ में आके पूरा किया और हम सब के लिए जो है निजात का इंतज़ाम किया। नसीब भाई, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी खुरम भाई, डेफ़िनेटली ऐसा है कि जब हमारा एक ईमान होता है और बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर होता है वो हमारे ईमान से ही एक डिफ़ाइन होता है। लेकिन जब दुनिया की जो रिवायतें हैं वो उस ईमान के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं, तो बेसिकली प्रेशर आता है सोसाइटी की तरफ से या और लोगों की तरफ से जो सोसाइटी में नहीं चलने देते एक ईमानदार शख्स को। तो
आई थिंक जब हम उस कैरेक्टर के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर पुख्ता रहते हैं और नहीं टूटते, अपने ईमान से नहीं हटते, तो ही एक जो है वो एक ट्रांज़िशन और एक वो शिफ्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि ईमान ने जो है वो लोगों को तब्दील किया। थैंक यू सो मच नॉरिस सर एंड थैंक यू सो मच नसीब भाई। ये बहुत अच्छी डिस्कशन रही और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स ने इससे कुछ सीखा है। तो व्यूवर्स, आपने शॉर्ट फिल्म देखी जुर्रत, इसके किरदारों को आपने देखा, ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे डायरेक्टर का किरदार है, चेयरमैन का किरदार है और प्रोफेसर का किरदार है। प्रोफेसर ने किस तरह से अपने मजबूत ईमान पे कायम रह के जो है वो उसने एक तरह से चेयरमैन के डिसीजन को भी बदल दिया। हालांकि वो पहले किसी और तरह से सोच रहे थे, लेकिन प्रोफेसर के ईमान पे मजबूत रहने से चेयरमैन ने भी उसके डिसीजन का साथ दिया। तो होपफुली आप रिलेट कर रहे होंगे, आजकल के दौर में हम भी इस तरह की सिचुएशन में से गुजरते हैं, इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना होता है। तो हमें ये देखना है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम जब परेशान होते हैं, तो जब हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं और खुदा के कलाम की गाइडेंस लेते हैं, तो फिर हमें राइट वे मिल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो मैं यही कहूँगा, खुदा के कलाम की रोशनी में भी जो किरदार हमने देखा, डैनियल का किरदार हमने देखा है, तो उससे भी हम यही सीखते हैं कि वो लोग ईमान पे मजबूत रहे और खुदावंद ने उनको कड़ी से कड़ी मुश्किल से निकाला। और वो आज भी जब हम राइट डिसीजन लेते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो वो हमें मुश्किल सूरत हाल से निकालता है। तो आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा है, आप ब्लेस हुए हैं। तो अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम को ख़त्म करने का, तो जाते हुए अगली शॉर्ट फिल्म का टीज़र लाजमी देखते जाइएगा।